बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सोनी धरती के प्रोग्राम तंदुरुस्त पाकिस्तान में आपका मेज़बान आबिद शेख आपके साथ है। नाज़रीन, आपको पता है कि हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि एक ख़ास बीमारी से उसके बारे उसमें किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से उसकी राय ली जाए, उनके बारे में, उसके तदारक के बारे में। आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो सांस की बीमारी हैं उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और उसके तदारक कैसे हो सकता है। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में अपने एक बहुत ही मोहतरम डॉक्टर साहब को यहाँ पे मदऊ किया है और आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज ही के दिन से तकरीबन कोई 46 साल पहले उन्होंने जब ग्रेजुएशन की, उसके बाद पाकिस्तान में अपनी इस कम्युनिटी को सर्व करना शुरू किया, तो आज इतने अरसे तक उन्होंने इतने जो मरीज़ों को देखा, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, वही एक्सपीरियंस हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने लेके आएँ। तो नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं आपको उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और सांस की बीमारी के बारे में जैसे आप फरमा रहे हैं बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी माशाल्लाह आपका रिच एक्सपीरियंस है, जो कि अगर हम सांस के हवाले से बात करें, और आपको पता है कि जो अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सांस की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें ये देखना है डॉक्टर साहब कि इसकी मेजर वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम इस पे स्टार्ट करें आज के प्रोग्राम को कि क्या वजूहात हैं जो कि एक शख्स को सांस की बीमारी हो सकती है। अब सब सांस बज़ाते ख़ुद तो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। सांस तो अलामत है बहुत सी बीमारियों की जी। और सांस से जब हम सांस कहते हैं तो उसका मतलब है कि सांस चढ़ जाना, ठीक है, या जो अनकंफर्टेबल महसूस हो उसको हम कहेंगे सांस। लेकिन आम तौर पर हम सांस का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। जी। तो ये चूँकि एक अलामत है और इसमें बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया जा सकता है। जी। सीने की बीमारियों में तो सफ़े अव्वल पे दमे का नाम आएगा। जी। फिर आपने आजकल जैसे सुना ही होगा कि ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जी और एम्फाइजीमा, जी, और उसको उन्होंने ग्रुप करके अब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ का नाम दे दिया है। ठीक है। तो वो भी आएगा। फिर एक फेफड़े की बीमारी ऐसी होती है जिसमें रुकावट तो नहीं होती जी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होती है उसमें। आदमी सांस पूरी तरह ना अंदर ले सकता है ना बाहर ले सकता है, और वो सांस की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। उसको हम एज सच तो सांस नहीं कहते जी, क्योंकि वो सांस रैपिड हो जाता है। ठीक है। और इसको ग्रुप करते हैं वो रिस्ट्रिक्टिव एयरवेज डिजीज़ में। सही। और सीने की बीमारियां इससे और भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिजीज़ है जी। हमारे यहाँ फैसलाबाद में ख़ास तौर पे बहुत सी इंडस्ट्री है जी, जिसमें केमिकल इंडस्ट्री भी है, कॉटन इंडस्ट्री भी है जी, और किस्म के कई किस्म के गर्दो गुबार हैं जी। तो उसकी वजह से भी सांस की बीमारी हो सकती है। फिर एक जो बहुत ही अहम वजह हो सकती है वो केमिकल्स हैं जी। और हैरानगी की ये बात है कि सबसे जो बहुत ज़्यादा कॉमन केमिकल और बड़े हम शौक़ से और पैसे खर्च करके अपने सांस की नालियों में लेके जाते हैं वो तो तंबाकू नोशी है। सही सही। और इसको हम बड़ी आसानी से, और अगर हम कुव्वत इरादी करें तो इसको हम बंद कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो अभी हमने बात की कि एक तो ये है कि अस्थमा एक ओवरऑल, जिसको हम उर्फ़े आम दमा भी कहते हैं, एक तो ये ख़ास बीमारी जो है, तो क्या दमा जो है ये किसी ख़ास वजूहात की बिना पे हो सकता है, या कि अगर ब्रॉडर टर्म में बात करूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा हो सकता है अगर एज़ कम्पेयर टू देहात के, ये किसी जगह भी हो सकता है? दमे का अभी तक हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तो मालूम नहीं कि क्यों होता है। सही। लेकिन ये हमें पता है कि उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और सबसे अहम जो फैक्टर हम लेते हैं वो एलर्जी है। ठीक है। कि एलर्जी अब हमारे एटमॉस्फेयर में बेशुमार चीज़ें हैं और वो किसी एक से भी हो सकती है। सही। और जब वो एलर्जी होती है तो उसके बाद जितने भी अमल होते हैं जिस्म के अंदर, उन सब का हम इल्म रखते हैं कि अगर एक दफ़ा एलर्जी हो जाती है तो उसका
जो जिस्म है उसको रिएक्ट कैसे करता है। सही। एक तो इमीडिएटली करता है, फिर उसके बाद डिलेड करता है। सही। और जो डिलेड इफेक्ट है वो असल में अस्थमा है। ओके। और ये जो इमीडिएट इफेक्ट है उसको हम अस्थमा में नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इसलिए हमें ये तो पता है कि एक दफ़ा किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए तो उसमें जिस्म के अंदर क्या तब्दीली आती है और उससे क्या उसके असरात होते हैं, वो तो हमें पता है। सही। लेकिन अगर आप ये पूछें कि बिल्कुल खुसूसी तौर पे क्या वजह होती है, हाँ, तो वो भी हमें मालूम वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स ज़रूर हैं। सही। मसलन मैंने अभी जिक्र किया तंबाकू नोशी का। जी हाँ। वो एक फैक्टर है, फिर केमिकल्स फैक्टर हैं, कुछ लोग पोल्यूशन फैक्टर है। सॉरी, कुछ लोगों आपकी बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को परफ्यूम लगाने से एकदम सांस चढ़ जाता है। क्या परफ्यूम भी वो भी एक केमिकल्स ही हैं। हाँ, उसके भी हम नेचुरली इसी तरह जो अब ये हमारा इलाका जो है ये एग्रीकल्चर का है, तो आजकल बहुत से पेस्टिसाइड्स हैं, फिर खादें हैं, फिर स्प्रेज हैं जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। लेकिन ऐसे आदमी पे वो ज़्यादा असर करेंगी जिसके में पहले ही एक एलर्जी का टेंडेंसी है। उसका टेक्निकल लफ्ज़ हम अगर यूज़ करें तो हाइपर रिएक्टिविटी है या हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है। इसका मतलब यह है कि उसके जिस्म में उसकी केमिस्ट्री में ये पहले से मौजूद है कि उसने रिएक्ट करना है। ठीक है। ऐसे आदमी को ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन सारे जो बाकी फैक्टर्स हैं उनका वो असर ले और उसको दमा हो। आप समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एलर्जी ही की बात करें कि अगर कोई ऐसा परफ्यूम है या एक ऐसा टबैको है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे एलर्जी होती है, अगर हम उसका तदारक करें, उसको हम यूज़ ना करें, तो चांसेस ये हैं कि वो जो क्रॉनिक कंडीशन है उससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता ये बीमारी है तो वो बड़े गौर से इस पे देखे कि आया उसको कोई परफ्यूम इस्तेमाल करने से, किसी साबुन के चेंज करने से, किसी और टैल्कम पाउडर से या कुछ खाने से। खाने की एलर्जी बच्चों में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बड़ों में ज़रा कम होती है। लेकिन इसमें तो खुद ये बड़ा गौर करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर जो है वो आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि ये किस वजह से हो रही है। वो तो मरीज़ ही खुद बताएगा या उसके इर्द गिर्द के रहने वाले किस चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव हुई। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे इस इलाके में ये बड़ा आम है कि जब वीट थ्रेशिंग सीजन आता है, जी हाँ, तो उस वक्त दमे के मरीजों की तादाद बढ़ जाती। सही। और इस ऐसे दमे को हम सीजनल कहते हैं। सही। कि सिर्फ वो वीट थ्रेशिंग सीजन में खास दिनों में आएगा और फिर वो सारा साल ठीक रहते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि उनको अगर ये समझाया भी जाए कि अगर आपको ये बड़ा स्पेसिफिक है तो आप उसको थोड़ा सा उससे इज्तनाब करें, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि सारे एटमॉस्फेयर में भी होता है। जी हाँ। और उसके कुछ प्रिवेंटिव दवाइयाँ हैं जो अगर एक माह पहले जी अंदाजन पता है करो, हाँ, अगर पता है कि अप्रैल में होना है हाँ। तो मार्च में वो शुरू कर ली जाए। ठीक है। तो मुमकिन है बचा जा सके या उसकी इंटेंसिटी ज़रा कम हो जाए। सही। ये यकीन से तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कितना पोलेंस कितना है उसमें से। ये तो डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग उसको बोलस मिलता है उस चीज़ का कि उससे वो रिएक्ट करे। लेकिन ये जो सीजनल है इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सही। और एक ये भी है, फ़र्ज़ करें फैसलाबाद के इलाके में कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, तो आप अगर आप चेंज ऑफ रेजिडेंस कर लें, फैसलाबाद से कहीं और चले जाएं, चले जाएं तो वहाँ मुमकिन है आपको ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात ये है कि ये जो ख़ास जैसे भी आपने जो एरिया के हवाले से बात की, तो क्या जैसे फॉर एग्जांपल को पाकिस्तान को हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड करें, नॉर्थ है, सेंट्रल है, उसके बाद फिर साउथ है, तो क्या इसमें भी दमे की या सांस की प्रॉब्लम मुख्तलिफ हो सकती हैं? नहीं, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो तो एक जैसी होगी। सही। लेकिन वजूहात थोड़ी बहुत फ़र्क मुख्तलिफ हो सकती हैं। मसलन कराची में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हाँ जी, तो वहाँ कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो वहीं मिलेंगे, इस इलाके में नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ चूँकि खासा ड्राई है, सही है, यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। और नॉर्थ में यकीनन पोलन्स हैं, ट्रीज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे पोलन्स की वजह से जो पोलन सीजन में ज़्यादा एलर्जी होती है, ज़्यादा हो जाता है लोगों को। सही। तो ये थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होगी। लेकिन जहाँ तक प्रेजेंटेशन का तल्लक है
उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है कि क्या कुछ लोग कहते हैं कि जी एनीमिया जो है वो भी एक सांस की बीमारी की वजह हो सकता है। हमने बात बीच में दमे की शुरू कर दी, तो सांस की जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सीने की बीमारियों की वजह से नहीं है, एक बहुत अहम वजह दिल भी है। ठीक है। और अगर दिल का फर्ज करो आपको हार्ट अटैक होता है या एंजाइना होता है, तो उसमें भी सांस फूल सकता है। सही। लेकिन उसमें एक स्टोरी ये होगी कि आप बैठे हुए हैं तो आपको सांस नहीं होगा। आप थोड़ा सा चलते हैं तो सांस हो जाता है, और अगर आप रुक जाते हैं तो ठीक हो जाता है। सही। वो एक इंडिकेशन है कि आपको गालबन एंजाइना है जी। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव एयर डिजीज में भी हो सकता है ये। लेकिन इसको हम सांस की एक, अगर किसी को सांस की बीमारी है तो ये लाजमी नहीं है कि उसको दिल की है या फेफड़ों की बीमारी है, उसके डॉक्टर ही बेहतर तशखीस कर सकता है। और बहुत सारी जो हम तशखीस करते हैं जी, वो स्टोरी से है, कहानी से है। ठीक है। तो इसलिए किसी भी मरीज को तंग नहीं आना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवालात करता है, सही, तो आप तहम्मुल से उसका जवाब दें, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है ये जानने की कि जो सांस की तकलीफ है आया वो दिल की बीमारी की वजह से है, सही, क्या वो सीने की बीमारी की वजह से है, या फेफड़े। फिर अगर सीने या रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लें तो उसमें दो हिस्से हैं जी। एक तो हिस्सा वो है जो हवा को बाहर से अंदर ले जाता है, जी हाँ, और एक हिस्सा वो है जो उस हवा को या खून को साफ करता है। सही। ये दो मुख्तलिफ हैं। जी हाँ। और दोनों मुख्तलिफ एरियाज़ की बीमारियां भी मुख्तलिफ हैं। सही। मसलन जो दमा है वो तो सांस की जो नालियां हैं जिसमें से आवाज़ जाती है उसकी बीमारी है। सही। लेकिन जो एम्फाइजीमा या आपने सुना होगा नाम, वो उस हिस्से की बीमारी है जिसमें खून साफ होता है। ठीक है। तो लेकिन उनके जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती है, और ये डॉक्टर ही सवालात करने से, मुख्तलिफ सवालात करने कर सकता है कि वो कोशिश करता है देखने की। और फिर इसमें यह भी बड़ा अहम है कि कितनी देर से एक तकलीफ है। डॉक्टर साहब इस टॉपिक पे हम थोड़ी सी अभी एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपसे डिटेल में बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कि सांस चढ़ना या सांस की बीमारियां, उनका ओवरऑल क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और इसके साथ उसमें दमा भी है और कुछ और ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से सांस का इफेक्ट हो सकता है। अभी डॉक्टर साहब से अभी वक्फे के बाद हम डिटेल में ये पूछेंगे कि अगर हम इनका तदारक करना हो या इसके कौन सी और रिलेटेड ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि हो सकती हैं। अब हमारे साथ रहिएगा, अभी हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुल्तान अब्दुल्ला साहब से कि अस्थमा और सांस की बीमारियां क्या हो सकती हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि उसकी क्या ख़ास जो प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे अस्थमा, आपने कहा, तो क्या ये बताएंगे कि अस्थमा की प्रेजेंटेशन क्या है? जैसे मरीज़ जो आता है तो क्या ख़ास है, कैसी प्रेजेंटेशन के साथ? अब साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो जिसको हम दमा कहते हैं या अस्थमा कहते हैं, उसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है जी, वो तो ये है कि वक्फे के बाद अचानक सांस खराब हो जाता है। ठीक है। खांसी आनी शुरू हो जाती है जो बहुत लंबी आती रहती है। सही। और बड़ी मुश्किल से बलगम बाहर निकालता है बंदा जो उसमें रेशे हैं। सही। और अगर वो खांस के बलगम बाहर निकालने में कामयाब हो जाए तो वो इस तरह ही होती है जैसे सुरेश होती है। सही। बहुत बड़ी थिक और बड़ी टेनिशियस होती है। सही। और ये जो दौरा है आम तौर पे रात को नींद के दौरान आता है शुरू में, और ये बाज़ लोगों को और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। सिर्फ नींद के दौरान उनको खांसी का दौरा इतना सख्त आएगा कि वो उठ के बैठ जाएं। सही। फिर वो खांसते रहें। सही। सांस चाहे ख़राब ना भी हो, ख़ास तौर पे बच्चों में। अच्छा। ये अगर अलामत है कि बच्चा रात को सोता सोता उठ जाता है जी, और बड़ी देर तक वो खांसता रहता है, वापस वो उसको नींद नहीं आती, उसमें आवाज़ें आए या ना आए, सांस खराब हो या ना हो, वीजिंग हो या ना हो, लेकिन अगर सिर्फ खांसी का ही दौरा पड़ता है तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं इस बच्चे को अस्थमा तो नहीं है। और फिर ये अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ वक्त होगा और फ़लाँ वक्त नहीं होगा। सही। ये किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा, अभी आपने जो पहले बात की डॉक्टर साहब कि भी रात के वक्त होना, ये लाजमी नहीं कि हमेशा रात ही के वक्त ही एपिसोड है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस ये हैं। लेकिन अगर ये अलामत है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि डॉक्टर मरीज से काफ़ी सारे सवालात करेगा और ये भी एक सवाल करेगा
कि क्या आपको नींद के दौरान खांसी का दौरा होता है या सांस का दौरा होता है। सही। तो उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब अगर आपको नींद के दौरान खांसी का दौरा या सांस का दौरा हो गया तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दमाई हो। ओके। वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब उसमें फिर और बहुत से सवाल कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो बहुत से सवाल डॉक्टर करेगा और वो कोशिश करेगा कि सवालों से उसको डिफरेंशिएट करे उसमें क्या है। या फिर वो एग्जामिन करने से इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, डिफरेंशिएट करना। और बंदा कर ही लेता है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फैसला करना कि आया ये दिल का दौरा है या सांस का है। और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो तंबाकू नोशी करते हैं, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ पहले ही है, उन लोगों में एक एहतियात की बड़ी ज़रूरत है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आपने स्लीपिंग ड्रग्स नहीं देने, यानी नींद आवर जो गोलियां हैं उनको नहीं देनी। अगर जिनको सस्पेक्टेड हो कि ये दिल की बीमारी, समझ ना आए ठीक है, आया ये दिल का दौरा, जब तक वो क्लियर कट नहीं, क्योंकि दोनों में ट्रीटमेंट में फ़र्क है। ठीक है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको जो आइडियल ट्रीटमेंट वो मॉर्फिन का इंजेक्शन है। सही। लेकिन मॉर्फिन का इंजेक्शन अगर आप सांस की बीमारियों के बंदे को लगा देंगे तो वो चंद मिनट में ही अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बड़ा क्रिटिकल सा है कि भी अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें और उसकी बातों से तंग ना आए। यानी एक और डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे की कि अगर एक कोई सांस की बीमारी के साथ है या ख़ास तौर पे अस्थमा के साथ है और वो या उसकी फैमिली से कि इसको नींद नहीं आती, चले नींद की गोली दे दें, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत नुकसान हो सकता है। खास तौर पे अगर उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज है। इसका मतलब ये है कि अगर उसको डायग्नोज्ड है तो उसमें हमेशा कोशिश करें, क्योंकि वो जब आप नींद ख्वाब आवर गोली देंगे तो वो नींद तो ले आएगा लेकिन वो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ब्रेन में उसको भी स्प्रेस कर देगा। सही। और इससे वो हो सकता है उठ भी ना सके। दूसरी जो चीज़ है वो ऑक्सीजन देने की बड़ा एहतियात से करें। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ है तो उसको आप अगर ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो उससे भी आप रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देंगे। अच्छा। तो इसलिए कहा यह जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ समझ नहीं आ रही तो वहाँ कोशिश करें कि ऑक्सीजन ना दें। ठीक है। और कोशिश करें कि मॉर्फिन या इस तरह का कोई ड्रग ना दें। तो ये डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये आपने बड़ा ख़ास पॉइंट बताया। डॉक्टर साहब अभी आपने एक बात की उसके साथ है कफ की, अगर हम चूँकि इसमें कफ का एलिमेंट आया, क्या खांसी जो है ये इसकी भी बहुत सारी शक्लें हैं, कभी परसिस्टेंट होती है, कभी आ गई कभी नहीं आई, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या ये सिर्फ जो है ये खांसी, क्या यहाँ पे आपने बात छेड़ी थी दिल की भी और उसकी भी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि खांसी क्या है। खांसी भी जैसे कि सांस की बीमारी है, इसके भी कई वजूहात हो सकते हैं और जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो एक तो एक्यूट कफ कहते हैं, क्रॉनिक कफ कहते हैं, या उर्दू में उसको अगर आप इजाज़त दें तो हंगामी खांसी कह लें और दायमी खांसी कह लें। तो हंगामी खांसी हम उस खांसी को कहते हैं जो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते से हो। 2 या 3 हफ्ते के बाद अगर होगी नहीं, 2-3 हफ्ते तक अगर होती है तो उसको हम हंगामी में ही रहेंगे। ठीक, एक्यूट। हाँ, एक्यूट में। लेकिन अगर 3 या 4 हफ्ते से ज़्यादा उसका अरसा हो गया तो उसको हम दायमी खांसी के ग्रुप में ले जाएंगे, क्रॉनिक खांसी। अब खांसी की वजूहात तो ये नाक की टिप से शुरू करके फेफड़े के आखिरी सिरे तक, ठीक है, कहीं से भी हो सकती है। सही। ये तो फेफड़े की बीमारियां हैं। इसमें साइनोसाइटिस है, जुकाम है, केरा है, ब्रोंकाइटिस है, एस्मा है, ब्रोंकिएक्टिस है, टीबी है, जी हाँ, कैंसर लंग है, कुछ भी, या रेस्ट्रिक्टिव एयरवेज डिजीज जैसे नीमोकोनियोसिस है और ये वो है। लेकिन खांसी दिल की तकलीफ से भी हो सकती है। हाँ, यही मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा था कि बाज़ का लोग कहते हैं कि जी जब सीने की दर्द होती है तो वो सीने में जब दर्द हुआ तो जी मुझे एकदम जी दिल की प्रॉब्लम हो गई, तो क्या ये सिर्फ दिल ही की दर्द तो हो सकती है कि और भी प्रॉब्लम? नहीं, सीने की दर्द भी कई वजूहात से हो सकती है। जी, फेफड़े की बीमारियों से भी हो सकती है, कुछ फेफड़े की बीमारियों से, जैसे अगर निमोनिया हो जाए जी तो उसमें तो अलामत ये होगी कि खांसी एकदम शुरू हो जाएगी जो शुरू में खुश्क होगी। सही। और जब बंदा खांसेगा तो अगर फेफड़े में जो सोजिश है वो पेरिफेरी पे आ गई है और जो उसकी कवरिंग है प्लूरा उसको इन्वॉल्व कर लिया है तो वो पेन होगी। जब वो खांसेगा तो पेन होगी।
सही सही। अब दिल की दर्द तो वैसे ही होगी जी, लेकिन जो निमोनिया की दर्द है वो जब खांसता है या लंबा सांस लेता है तो उसको दर्द होगी एक स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, और वो लंबा सांस नहीं ले सकेगा, इसीलिए वो सांस उसका फूल जाएगा, सांस छोटा हो जाएगा, लेकिन उसमें रुकावट नहीं होगी। सही। उसमें बुखार उसके अलावा हो सकता है, उसमें और भी अलामत हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक दर्द का तल्लक है वो सीने की बीमारियों से भी हो सकता है जी, दिल का दर्द भी हो सकता है जी, और बाज़ दफ़ा जो मेन शरियान है जिसको आर्टा कहते हैं जी जी, उसमें अगर फट जाए किसी वजह से, सही, उससे भी दर्द हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैदे जो पेट है, हाँ, उसमें कोई ऐसा मसला मैदा अचानक फट जाए तो उससे भी दर्द हो जाएगा, उसमें कोई अल्सर आ गया तो हाँ जी, जैसे कॉलिसिस्टाइटिस या पित्ते की पथरी की वजह से दर्द है, वो भी दर्द सीने में होगा। तो इसलिए, और फिर इसके अलावा जो अगर बाहर से लेना शुरू करें तो स्किन में ही कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे हर्पीज ज़ास्टर है, एक वायरस इन्फेक्शन है जो नर्व रूट को अफेक्ट करती है, वो बड़ी मुश्किल तशखीस है उसकी, क्योंकि उसमें दर्द कई दिन होती रहती है और इरप्शंस बाद में आती हैं। सही, तो समझ ही नहीं आती क्यों है। फिर ये जो एक बहुत आम दर्द में उसका जिक्र करना चाहूँगा, सीने की हड्डी और पसली की हड्डी का जहाँ जोड़ है जी, वहाँ बाज़ दफ़ा सोजिश हो जाती है बगैर किसी वजह से। सही। और उसको हम कहते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक है, वो दर्द रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। हाँ। वो बड़ा तंग करती है। हाँ। वो इसी तरह ही होती है जैसे दिल का दर्द है। सही। लेकिन जब वो डॉक्टर आपके सीने को चेक करेगा तो वो देखेगा कि कहीं एक जगह जब वो दबाता है तो ज़्यादा दर्द होती है। ठीक है। तो आपसे वो सवालात करेगा। सही। इसी तरह वो मुमकिन है आपसे सवाल करे कि आप जब अपना बाजू हिलाते हैं तो दर्द होती है, वो मस्कुलर की तरफ जा रहा है, मस्कुलर की तरफ जा रहा है। सही। फिर आपकी जो हड्डियां हैं, पसलियां हैं, उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तब भी दर्द होगा। सही। अगर कहीं कैंसर दूर दराज है और उसका कोई एक जर्रा उस हड्डी में आ गया फिर भी दर्द होगा। तो इसलिए सीने का दर्द सिर्फ उसकी वजह से नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस मामले में भी या और भी जितने भी मामलात आपके हैं बीमारी के मतलब, उसमें आपको बड़े तहम्मुल और सब्र से डॉक्टर के सवालात का जवाब देना है, उनसे डायलॉग करना चाहिए। दूसरी चीज़ और भी डॉक्टर साहब, और छुपाए नहीं। अगर यही मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर नहीं भी पूछ रहा तो आप कम से कम अपनी पूरी हिस्ट्री ज़रूर दें कि इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम की भी कमी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि इंटरनेशनली तो अब इस पर बहुत ज़्यादा उसमें हद भी है, ये बताइए कि तंबाकू नोशी जो है, ये भी चूँकि सीने की आपने इतने साल देखा, तो इसके बारे में कोई ऐसी कोई ख़ास एडवाइस जो कि हमारी यंग जनरेशन को, ओल्ड जनरेशन को देना चाहें कि टोबैको से वो कैसे बचेंगे, टोबैको के जो नुकसान हैं? उसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था जी, तो हमारे एक टीचर थे फार्माकोलॉजी के जी, वो सिगरेट की तारीफ़ किया करते थे। ठीक। तो तारीफ़ वो ये करते थे कि सिगरेट एक कागज़ का टुकड़ा है जी, जिसके अंदर तंबाकू लपेटा हुआ है। ठीक है। उसके एक सिरे पे तो आग है और दूसरे सिरे पे महाबेवकूफ़ है। तो ये उसकी तारीफ किया करते थे, सिगरेट की तारीफ करते थे। सही। अब उसको अगर हम एनालाइज करें तो हम खुद जहर खरीद के जी उसको वो ले रहे हैं। सही। और ये दुनिया जहान की रिसर्च से साबित हो गया है कि तंबाकू नोशी न सिर्फ सीने की बीमारियां जी, कैंसर, ब्रोंकाइटिस वगैरह, हाँ, बल्कि दिल की बीमारियां, खून की शरियानों की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, और यहाँ तक कि बच्चे की जो पैदाइश होनी, अगर माँ सिगरेट पीती है, तंबाकू नोशी पीती है, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस होंगी। ये इसका मतलब है कि जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो सकती है। प्रॉब्लम जो माँ सिगरेट पीती है, जो तंबाकू पीती है, उसका जो होने वाला बच्चा है, उसको रेस्पिरेटरी इलनेसेस उस माँ के बच्चे से ज़्यादा होंगी जो तंबाकू नहीं पीती। ठीक है। ये तो एस्टेब्लिश चीज़ें हैं। सही। अब हम इन सब मालूमात की मौजूदगी में भी अगर एहतियात ना करें तो फिर तो प्रोफेसर साहब की डेफिनेशन ही ठीक है। सही है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी आखिर पे कितनी प्रोफेसर साहब की डेफिनेशन जो हमें बताई कि सिगरेट की एक तरफ तो आग है, दूसरी तरफ बेवकूफ़ शख्स, महाबेवकूफ़ है। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा, मेरे ख्याल में यही हमारा आज एक प्रोग्राम का मैसेज आप साथ ले सकते हैं
कि तंबाकू नोशी जो है वो किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में ये अप्रिशिएबल नहीं है। इससे सांस की बीमारियां, इससे सीने की बीमारियां, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आने वाली नस्लों की बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनसे बचें और अपनी सोसाइटी को भी इससे महफूज रखें। इसके लिए थोड़ी सी विल पावर की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को और अपनी सोसाइटी को बचा सकें। आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।